हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पर आप सभी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, और खासकर उन स्टूडेंट्स का जिनकी इच्छा है सीईटी में अब अच्छे मार्क्स लाने की। सीईटी हरियाणा में सेकंड टाइम कंडक्ट होने जा रहा है बहुत जल्द, और हरियाणा सरकार की पूरी मंशा है कि अब अगले 5 साल तक 2029 तक जितनी भी नौकरियां हों सरकारी, वो बिना खर्ची बिना पर्ची के मिले। तो उसी मुहिम में हरियाणा सरकार ने HSSC ने अभी पीछे आपने देखा होगा, हिम्मत सिंह जी का बयान था कि बहुत जल्दी ही हम कंडक्ट करेंगे सीईटी सेकेंड, जिसमें कि जो टॉपर स्टूडेंट्स रहेंगे आगे जाके उन्हें 2025 के सभी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यानी पहली सीढ़ी है सीईटी अच्छे मार्क्स के साथ पास करना, और सीईटी में लगभग जितना पेपर सेट होगा उसका 25% नियर अबाउट, कहीं 22 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं 25 क्वेश्चन, कभी थोड़ा बहुत फेरबदल संभव है क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत रिजिड नहीं होती। तो ये मान के चलें कि 25% हिस्सा अकेले हरियाणा जीके का रहेगा। और हरियाणा जीके अगर देखें तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, पर अगर वैसे देखें तो बहुत फैला हुआ है। तो इसकी तैयारी का तरीका ये होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले कॉन्सेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बनाए, और उसके बाद फिर उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपना सॉल्व करके देखे, प्रैक्टिस करे। तो हरियाणा जीके कोई एनसीईआरटी में लिखा सिलेबस कवर नहीं करता। हरियाणा जीके बेसिकली हरियाणा की बेसिक नॉलेज है, हरियाणा के ज़िलों से संबंधित, यहाँ की जलवायु से संबंधित, यहाँ की नदियाँ, नाले, बांध, पहाड़, मिट्टी, फसलें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं इन सब से संबंधित। क्योंकि हरियाणा को बहुत अलग से एक स्टेट के रूप में बहुत पहले से नहीं था, और जब जब भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया तो हरियाणा की इस ज़मीन के कारण हरियाणा भी बार बार लपेटे में आता रहा। चाहे वो मोहम्मद गौरी के टाइम की बात हम देखें या महमूद गजनवी के टाइम की हम बात देखें, तो हरियाणा क्योंकि दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, चारों तरफ से अगर देखें तो घिरा हुआ है, इसलिए हरियाणा हमेशा से एक समृद्ध इलाके के रूप में इसकी एक अलग से पहचान थी। और उसी पहचान के चलते यहाँ हर चीज़ जो थी बहुत ही बढ़िया रही। हम अगर ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक समृद्धशाली इलाका था। मिट्टी यहाँ की सोना उगलती थी। अगर हम देखें अंग्रेज़ों ने तो यहाँ की डेवलपमेंट पे काम इसीलिए किया क्योंकि ये उनके लगती हुई राजधानी दिल्ली से इलाका था, और एक ज़माने में जब अंग्रेज़ कलकत्ता रहा करते थे और उसके बाद वो दिल्ली अपनी राजधानी को उठा लाए, तो हरियाणा की डेवलपमेंट अपने आप ही ज़्यादा होनी ही थी, क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से घेर के हरियाणा अकेला बैठा है। दिल्ली के नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली के वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली के साउथ में हरियाणा, और दिल्ली को हरियाणा के 4 ज़िले टच करते हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर दिल्ली का प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। तो उसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। हरियाणा में था ही नहीं वो थंबनेल। अच्छा, चलिए, मैंने आज थंबनेल में डलवाया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कोशिश किया करो उसको टाइम से पहले लगा लो। आज हम रेलवे के इतिहास के बारे में बात करेंगे बेटा। हरियाणा का रेल में बहुत बढ़िया काम धाम है, बहुत बढ़िया। और रेलवे की जब जब बात उठती है तो हम बातचीत करते हैं कि रेलवे में हरियाणा ने देश में, दुनिया में, हरियाणा में जो पहली ट्रेन चली थी मीटर गेज पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन के इतिहास की। तो इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में अंग्रेज़ों की देन है ये रेलवे का इतिहास। और सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बेसिक चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, रेल के बारे में, रेलवे ट्रैक्स के बारे में। सबसे पहली ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो हर एक बच्चे को पता भी होगी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में, यानी महाराष्ट्र की बेल्ट में, आज के महाराष्ट्र में मुंबई से थाने, ये 2 स्टेशंस थे। टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया था 34 किलोमीटर्स का। 1400 यात्रियों ने इसमें ट्रेवल किया था, और ये जो रेल चली थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसको नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी। और इस रेल में ना, पहली रेल में 3 इंजन लगाए गए थे। एक का नाम था सिंध, एक का नाम था साहिब, और एक का नाम था सुल्तान। तो इंडिया की पहली ट्रेन जो चली 1853 में, लॉर्ड डलहौजी का आपने नाम सुना होगा। हड़प की नीति से जिसकी पहचान है, लैप्स की नीति से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जिसमें किसी इंडियन राजा का अगर अपना खुद का बेटा नहीं होता था तो उसकी संपत्ति के मालिक BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती थी। किसी की बेटी को वो मालिकाना हक देते ही नहीं थे। अगर देखा जाए तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं सोच का फर्क था। अपनी बेटियों को वो पूरी इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन इंडिया में राजा का अगर खुद का बेटा नहीं है, भाई के बेटे को वो कहते थे वो आपका बेटा नहीं है, जो आपकी खुद की पैदाइश है,
जो आपकी खुद की संतान है, आपके खुद की औलाद है, आपका खुद का बेटा है, सिर्फ वही आपका हकदार है उत्तराधिकारी बनने का। और इसी को कहते हैं लेप्स की नीति, हड़प की नीति। और कई सारे राज्य उस जमाने में 1850s के अराउंड उसने हड़प लिए थे इसी नीति का फायदा उठाकर। तो उसी डलहौजी के टाइम पर पहली ट्रेन चली थी 1853 में, 16 अप्रैल, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। ये 3 इंजन, एग्जाम में मान लो 4 इंजन आए और कह दें कि पहली ट्रेन में कौन सा इंजन नहीं था, तो हमें तीनों पता होंगे तो हम चौथा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इंजन का नाम था सिंध, सिंध। दूसरे इंजन का नाम था साहिब और तीसरा इंजन था सुल्तान। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक देखो कितना आसान है। तीनों में स स स है, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर। तो सिंध, साहिब, सुल्तान, ये 3 इंजन थे ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन, जो ट्रेन चली थी ना, ट्रेन को नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी। तो ये ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन थी और इसके 3 इंजन थे 1853 में। ये बेटा जब चली थी तो ये चौड़ी पटरी पर चढ़ी थी, जैसे आजकल तुम ट्रेन देखते हो मैक्सिमम। अब इससे पहले हमें 3 बातें पता हों तभी हम पटरियों के बारे में बात करेंगे। हमारी इंडियन रेलवे में मेनली 3 तरह की गेज पाई जाती हैं। गेज एक शब्द है जिसका मतलब है ट्रेन के बीच का डिस्टेंस। ट्रेन के 2 पटरी, जो ऐसे रेलवे ट्रैक तुमने देखा होगा ना, बिछा होता है, इसके बीच में तुमने देखा है डिस्टेंस होता है। ये हम लगभग जो हरियाणा के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो तो मैक्सिमम लोग जो देखते हैं रोज़ की ट्रेन में, वो हमारी ब्रॉड गेज है। इन 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है ना, ये होती है 1.67 मीटर। इसे कहा जाता है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, GAUGE लिखते हैं GAUGE, बोलते हैं गेज। तो ब्रॉड गेज चौड़ाई सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े रेल के डिब्बे जो तुम देखते हो ना, जो तुमने सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, या अपना ये रोहतक वाली बेल्ट पर जितने देखे हुए हैं, ये सब बेटा ब्रॉड गेज है। तो देश में पहली ट्रेन ब्रॉड गेज पर चली थी और वो ब्रॉड गेज पर जो चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ये हरियाणा में बिल्कुल नहीं चली थी, ये मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के टाइम पर चली थी। दूसरी जो रेलवे ट्रैक होती है, ये फर्स्ट गेज है जिसका नाम मैंने बना दिया ब्रॉड गेज। दूसरी जो गेज है, ये देखो बेटा, इसके बीच की जो पटरियां है ना, इनकी चौड़ाई इससे कम मिलेगी। देखो इनकी चौड़ाई इससे कम है, ये चौड़ाई एग्जैक्टली 1 मीटर है, 1 मीटर, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मीटर गेज। तो सेकेंड ट्रेन के बीच का जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, इसलिए उसका नाम है मीटर गेज। तो पहली जो सबसे चौड़ी है वो ब्रॉड गेज, सेकेंड जो है उसका नाम मीटर गेज, और थर्ड जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसको देखो, ये और भी छोटी, इसके बीच का डिस्टेंस और भी कम है, और ये डिस्टेंस इतना कम है कि ये इसके सामने बहुत छोटी दिखती है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा ही है। इसका नाम है नैरो गेज। नैरो का मतलब होता है बेटा संकरा। ये चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा, और नैरो का मतलब संकरा। तो ये संकरी पट्टी है, नैरो गेज है। और इंडिया में नैरो गेज बहुत कम चलती हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार नैरो गेज चलाई थी। हमारे हरियाणा में नैरो गेज है। हमारे हरियाणा में देश की पहली, दुनिया की पहली, हरियाणा की पहली ये मीटर गेज भी बिछाई गई थी। ब्रॉड का एग्जाम्पल हमने वहाँ पढ़ लिया। अगर बात करें मीटर गेज की, ये देश की पहली, मुंबई से थाने। हम अपनी बात करें हरियाणा की, तो इंडिया की पहली, हरियाणा की पहली और वर्ल्ड की पहली मीटर गेज हमारे हरियाणा में रेवाड़ी, आप सब जानते हैं, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में बिछाई गई थी। टारगेट आगे राजस्थान तक जाना था, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। और हमारे जो रेवाड़ी है ना, इसके आसपास जो स्टेशन एक बनाया गया था, आज अगर देखें तो गुड़गांव फर्रुख नगर का, उसको क्योंकि डिवीज़न तब वैसा नहीं था, फर्रुख नगर में स्टेशन बनाया गया था। और उस फर्रुख नगर के स्टेशन को डेवलप करने का कारण था नमक ढोने का टारगेट था, यानी रेल का ट्रैक बिछाया गया था आपके मेरे जैसे लोगों को ले जाने के लिए नहीं, नमक ढोने के लिए फर्रुख नगर रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया था। तो ये दुनिया की पहली, हरियाणा की पहली, भारत की पहली मीटर गेज, ये कहाँ चली, बनी थी हरियाणा में। और ये कब चली थी इस पे ट्रेन चली थी 14 फरवरी 1873 को। ये वर्ल्ड की भी पहली है, इंडिया की भी पहली है मीटर गेज पर, और हमारी भी पहली है। तो इसको हम प्राउड से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पहली मीटर गेज हरियाणा में इस पर ट्रेन दौड़ी थी। और डेट क्या थी, 14 फरवरी 1873। रेवाड़ी आते ही आपको इसी के 20 साल बाद की घटना भी साथ ही जोड़ के बता देती हूँ। 1893 में, 1893 में, ये 73 है ना, 1893 में यहीं रेवाड़ी में एक बड़ा, जिसको आज हम कहते हैं रेल म्यूजियम है, वो तब म्यूजियम नहीं था, वो लोको शेड बनाया गया था। लोको शेड, जहाँ
रेल के इंजन्स वगैरह खड़े होते थे। इस लोको शेड पर आज भी हमारे देश का, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पुराना वर्किंग कंडीशन का इंजन खड़ा हुआ है और कभी कभी उसको आज भी यूज़ करते हैं, कभी कभी, रोज़मर्रा में नहीं। वो इंजन बहुत पहले बना था, जब ये ट्रेन चली थी ना 1853 वाली, जो ब्लैक ब्यूटी थी, जिसके 3 इंजन थे, स वाले, सिंध और अपना ये क्या नाम था इसका, सुल्तान और साहिब। इस टाइम पर एक इंजन और बना था 1855 में, उसका नाम था उस इंजन का ये अपना फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, क्वीन आप जानते हैं रानी को बोलते हैं, फेरी परी को बोलते हैं। तो फेरी क्वीन नाम का इंजन 1855 में बना था ये, और ये वर्ल्ड का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही सिर्फ हरियाणा, वर्ल्ड की, वर्ल्ड में सबसे पुराना वर्किंग कंडीशन का इंजन है। और आज हमारे रेवाड़ी के रेल म्यूजियम में जो लोको शेड बना था 1893 में, 2011 में इसको रेल म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ ये आज भी खड़ा हुआ है। देखो कितनी सारी चीज़ों का संबंध हमारे हरियाणा से है। देश की, दुनिया की, हरियाणा की पहली मीटर गेज हमारे हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में बिछाई गई थी। फर्रुखनगर रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया था नमक ढोने के लिए, टारगेट बना के। और ये जो मीटर गेज है, इसमें ठीक 1 मीटर की दूरी होती है 2 पटरियों के बीच में। जो वर्ल्ड का सबसे पुराना वर्किंग कंडीशन का इंजन है, भाप से चलने वाला स्टीम इंजन जिसको हम कहते हैं, ये आज भी चल सकता है। और ये वर्ल्ड में हमारे यहाँ हरियाणा के रेवाड़ी में खड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या बताया, फेरी क्वीन। ब्लैक ब्यूटी थी वो पहली ट्रेन, उसके 3 इंजन थे ना, सिंध, साहिब, सुल्तान। जो इसकी बात कर रही हूँ, जो ये सबसे पुराना है, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, फेरी क्वीन। ये 1855 में बना था, 1855 में। तो कितना पुराना इंजन है, आज भी वर्किंग कंडीशन में। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इतने समय तक किसी चीज़ का ठीक चलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हरियाणा मीटर गेज से याद कर लेना, 1873 में हरियाणा में पहली ट्रेन चली, और ये मीटर गेज पर चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। ठीक है, ये एक चीज़ है। इसी से जोड़ लेना, रेवाड़ी से ही 1893 में यहाँ लोको शेड बना, जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुराना चलने वाला वर्किंग इंजन आज भी खड़ा है, जिसका नाम है फेरी क्वीन। दोनों देखो कितने सुंदर नाम है, फेरी परी और क्वीन रानी, फेरी क्वीन। जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी ब्रॉड गेज पर, चौड़ी पटरी पर, 1.67 मीटर पर, उसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। जिसमें कितने इंजन लगे थे, 3, एक 2 अक्षर का, एक 3 अक्षर का, एक 4 अक्षर का। क्या क्या नाम था, सिंध, साहिब, सुल्तान। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो ट्रेन चली थी ना, ये वाली, जो ये दिल्ली से रेवाड़ी, इसमें जो इंजन था उसका नाम था ड्यूब। अब देखो इंजन के नाम एग्जाम में आ सकते हैं। तो हरियाणा में मीटर गेज पर दौड़ने वाली वर्ल्ड की, देश की और हमारी पहली ट्रेन का इंजन का नाम था ड्यूब। और जो यहाँ पर चली थी इसमें मुंबई, महाराष्ट्र, थाने वाले इलाके में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और जो आज भी वर्किंग कंडीशन का भाप का इंजन खड़ा है, उसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस पर, ये जो आप छोटी सी देख रहे हैं, बहुत पास पास, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, नैरो गेज। इसके बीच की दूरी होती है 0.76 मीटर, 0.76 भी लिख सकते हो, 0.76 मीटर भी। अगर ध्यान से देखें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो मीटर गेज में 1 मीटर का फासला है, नाम ही मीटर है तो 1 मीटर। जो ब्रॉड है वो चौड़ी है तो 1 से ज़्यादा, 1.67, और नैरो है तो 1 से कम। ये 0.67 है ना, इन दोनों को उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ 0.76 कर दिया। यानी एक चीज़ याद कर लो, सब चीज़ें याद हो गई। मीटर गेज में 1 मीटर, ब्रॉड चौड़ी है तो 1.67, और नैरो पतली है, संकरी है तो 0.76। क्योंकि पतली वाली को 0 देना है ना, तो वहाँ 76 कर देना, और चौड़ी तो पहले ही बड़ी है इसलिए वहाँ 67 कर देना। तो 1.67 1 मीटर और 0.76 मीटर। ब्रॉड मुंबई से थाने वाली, और मीटर हमारी रेवाड़ी से दिल्ली वाली। और अगर कहें नैरो तो वो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में चली थी, देश की पहली। मैं आपको देश से ही हरियाणा को जोड़ के बता रही हूँ, देश की पहली चली थी ये वाली दार्जिलिंग में। हमारे हरियाणा में जो चली थी ये एक बहुत बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट था अंग्रेज़ों का, और उस टाइम तक अंग्रेज़ों ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर दिए थे। तो उनके दिमाग में था कि भाई शिमला जो इलाका है, इसको हमें जोड़ना है, कनेक्ट करना है। और शिमला को जोड़ने के लिए, क्योंकि पर्वतीय पहाड़ी इलाका था, तो किसी हिल स्टेशन को अगर जोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं प्लेन से जोड़ेंगे ना, तभी तो जाना आना आसान होगा। तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में हिल स्टेशन, प्रॉपर हिल्स वाला नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाका था, अभी भी है। पंचकुला में एक एरिया पड़ता है हमारा कालका, तो कालका से लेके
और शिमला तक के स्टेशन आपस में जोड़ देंगे, बना देंगे, एरियाज को जोड़ देंगे। और क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो सुरंगें बनानी पड़ेंगी, सुरंगें बना लेंगे, स्टेशंस बना देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जितना टाइम ज़रूरत आगे बढ़ती जाएगी उतना इसकी डेवलपमेंट पे काम करते जाएंगे। ये प्लान बनाया इन्होंने। अब ये प्लान शुरू हुआ कालका शिमला यानी KS रेलवे, इस नाम से, भाई KSR, कालका शिमला रेलवे। कालका से ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, मतलब शुरू करना था। इसके ऊपर प्लानिंग बैठ के हुई थी हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ना शिमला, इसका यहाँ एक शहर पड़ता है किन्नौर। किन्नौरी आपने सुना होगा, सेब बहुत फेमस हैं। तो किन्नौर नाम के एक जगह पर अंग्रेज़ों ने बैठ के टेबल पे कॉफ़ी पीते हुए एक प्लान बनाया कि भाई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं हम। हरियाणा के जो ये पंचकुला का एरिया था जिसका नाम था कालका, यहाँ से शिमला के बीच में मैप पे ये कि भाई यहाँ से यहाँ इस तरह से ट्रेन का ट्रैक बिछाते हैं। ये ना एक्टिव बहुत थे बेटा। अंग्रेज इतनी ग्रोथ इसलिए कर गए क्योंकि वो सोचने के बाद एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगाते थे। हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। और अभी भी हम ऐसे ही हैं, मैक्सिमम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पढ़ना है लेकिन अभी पढ़ नहीं रहे हैं। ये देखना कितनी फास्ट कामों को करते थे। 96 में 1896 में ये लोग ये प्लान बना रहे हैं कॉफ़ी चाय पीते हुए, और विद इन 2 ईयर्स इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। कितना बड़ा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर शुरू कर दिया। ये तब की बात है जब रिसोर्सेज कम थे, संसाधन कम थे। हमारी आज की सरकारों के कितने ही कागज फाइलों में दब कर रह जाते हैं, प्लान बनकर रह जाते हैं, एग्जीक्यूशन में आने में ही 10-10 साल लग जाते हैं। अब जब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जब चीज़ों को कनेक्ट करना आसान है, जब ऑर्गेनाइजेशंस काम करने के लिए तैयार हैं, इस ज़माने में 1896 के जब भी जिक्र आया तो कुछ चीज़ें आपस में रिलेट कर लेना बेटा। जैसे 1896 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आदमी की डेथ हुई थी जिसके नाम के प्राइज़ दुनिया के सबसे बड़े प्राइज़ हैं। उस आदमी का नाम आप सब जानते हैं, एल्फ्रेड नोबेल। और क्योंकि अब नोबेल पुरस्कार मिलेंगे अगले महीने 10 दिसंबर को, तो नोबेल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इस साल के नोबेल है ना, वो कायदे से सबको पढ़ के जाने चाहिए। किस किस को मिला, किस किस क्षेत्र में मिला, क्यों मिला, और वो जो है जैसे किस देश से संबंधित है। ये कॉमन से क्वेश्चन है, हर बार आते हैं। जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पैर रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ के जानी चाहिए जिनमें ये भी आता है। तो नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को ही इनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ वाले दिन ही पुण्यतिथि पर ये प्राइज़ बांटे जाते हैं। 1896 में ही जो हमारे ये अब जो चलते हैं ना ओलंपिक्स, जैसे कहते हैं आधुनिक ओलंपिक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े गेम्स के इवेंट्स हैं, ये स्टार्ट हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक 2 बार स्टार्ट हुए थे, एक 776 ईसा पूर्व में और एक 1896 में। यानी जब भी 1896 आए तो तुम्हें 3 बातें याद रखनी है। पहली, जो आज सबसे बड़े गेम्स के इवेंट हैं, ओलंपिक स्टार्ट हुए, और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जिसके नाम पर मिलता है वो आदमी एक्सपायर हुआ था। प्राइज 5 साल बाद मिले थे 1901 में। तो एल्फ्रेड नोबेल की डेथ और ओलंपिक्स की स्टार्टिंग, प्लस हमारे देश में टॉय ट्रेन हरियाणा के कालका को शिमला से जोड़ने के लिए ट्रैक की प्लानिंग, ये सब 1896 में स्टार्ट हुई। ठीक है, 1896 के बाद 1898 में कालका, जो कालका है ना अपना ये पंचकुला वाला, यहाँ का स्टेशन बन गया और इसके सिर्फ 5 साल के अंदर पूरे ट्रैक के ऊपर काम कर दिया। 96 किलोमीटर्स के ट्रैक पर ये 1898 से 1903, देखो 5 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने 96 किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक उस जमाने में बिछा दिया। आज तुम 2024 के एंड में ये बातें सुन रहे हो, सोचो उस टाइम पर 1903 में, यानी कितनी पुरानी बात होगी, 125 साल हो गए। 125 साल पहले इतने रिसोर्सेज थे क्या कि चीज़ें इतनी स्पीड से कर दे, लेकिन इनको काम करने में तजुर्बा था बेटा इनका। इन्होंने 5 साल के अंदर हमारे कालका को 1898 में जोड़ा स्टार्टिंग से, और फिर 1898 से 1903 तक वो पूरा ट्रैक बिछा दिया 5 साल के अंदर 96 किलोमीटर का। याद करने का ट्रिक देखो, 1896 में ही स्टार्ट हुआ था और 96 किलोमीटर का ही था। इसमें टोटल रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे। अगर आप ट्रैक बिछा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेन कहीं तो रुकेगी, तो इसमें 18 रेलवे स्टेशंस बनाए गए। आज अगर हम देखें, हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, मोदी जी जिसमें तीसरी बार आए हैं ना, ये 18वीं लोकसभा है। तो याद करना आसान है, 18 रेलवे
रेलवे स्टेशन बने थे और इसमें बहुत सारी सुरंगें बनी थी। 103 इसमें सुरंगें बनी थी, जिसमें सबसे लंबी सुरंग समझते हो, जब पहाड़ है, मान लो एक पहाड़ है, अब ये पहाड़ी पहाड़ है रास्ते में, अब एक पहाड़ से मान लो यहाँ से ट्रैक बिछाया जा रहा है और यहाँ से चलो ठीक ठाक सा मिल गया, यहाँ से कोई इस तरह का नहीं मिला, पहाड़ इस तरह से है कि वो सीधे नीचे उतरता है, कोई ट्रैक बिछाने का जगह नहीं मिली, तो इस पहाड़ को ना ड्रिल करके और इसको अंदर से यहाँ से देखो, यहाँ से ड्रिल करके यहाँ तक पूरा ऐसा ट्रैक बना देंगे, तो इसको कहा जाता था सुरंग। अब ये जब इसके अंदर जाएगी ना ट्रेन, तो एकदम घुप अंधेरा होगा, अंधेरे में से वो ट्रेन चलती हुई बाहर निकलेगी। ऐसी इसमें 100 प्लस 103 सुरंगें हैं और सबसे लंबी जो सुरंग आती है ना इस पर, उसका नाम है बैरॉग। एक आदमी था कर्नल बैरॉग, कर्नल जानते हो ना, पोस्ट होती है हमारे आर्मी में, तो बड़ी पोस्ट थी, कर्नल बैरॉग नाम था उसका, BAROG ऐसे लिखते हैं, कर्नल बैरॉग। कर्नल को आपको पता होगा कोलोनेल लिखा जाता है, कर्नल बोलते हैं लेकिन लिखते हैं इंग्लिश में कोलोनेल, COLO से स्टार्ट होता है, कर्नल में KER बिल्कुल नहीं आता, कोलोनेल लिखते हैं, बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल बैरॉग नाम का एक आदमी था जिसको, जो उसका हेड था इस प्रोजेक्ट का, और उस प्रोजेक्ट में क्या था, ऐसे रेलवे ट्रैक के बीच में जहाँ कहीं लैंड एरिया ना हो वहाँ पहाड़ काट के सुरंग बना दें। तो एक सुरंग बनाई जा रही थी, वो सुरंग सबसे लंबी सुरंग बनने वाली थी, तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था ये सारा ट्रैक। तो कर्नल बैरॉग ने कहा कि भाई हमें टाइम बड़ा लिमिटेड था, 5 साल में सारा प्रोजेक्ट पूरा करना है, जिसमें कितने पहाड़ खोदने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा 100 प्लस सुरंग ऐसी तो बनेगी नहीं, कितने पहाड़ काटने पड़ेंगे, फिर रेलवे ट्रैक बिछाना, पहाड़ी एरिया है तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है काम करना और टाइम लिमिटेड था। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहाड़, क्योंकि लंबी सुरंग थी, वो सबसे लंबी सुरंग बनने वाली थी, तो बड़ा पहाड़ था। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि यार टाइम बचे, इसके लिए एक तरीका अपनाया जा सकता है कि हम दोनों तरफ से पहाड़ को ड्रिल करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक तरफ से इसको पहाड़ को ड्रिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उन्होंने अपनी सरकार से कह के साधन मंगवा लिए और कहा कि डबल स्पीड से काम होगा, पहाड़ बड़ा है ना दोनों तरफ से। अब पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा, इस पहाड़ को जब इन्होंने ड्रिल करना स्टार्ट किया तो शायद कुछ नापने में ऊंच नीच हो गई, कुछ होता है ना भाई, इतने पे ये ड्रिल करना है, तो एग्जैक्टली वो बराबर नहीं नाप पाए, कुछ थोड़ी सी चूक रह गई। अंदाज़ा ये था कि जब ये इकट्ठा काम आएगा तो ये बीच में टकराएंगे और जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे ट्रैक पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे हो गया, ये ट्रैक जब खोदते खोदते बीच में आए तो देखा कि ये तो इसके साथ मिल ही नहीं रहा। ये कितना बड़ा ब्लंडर था, कितनी बड़ी, ये तो एक तो होती है छोटी मोटी गलती, एक होता है ब्लंडर, कितने रिसोर्सेज खराब किए, कितनी मेहनत, कितना पैसा। कर्नल बैरॉग ने इसको अपना फेलियर माना और उन्होंने आत्महत्या कर ली कि मैंने इतनी बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा मिस्टेक मेरे अंडर कैसे हो गई। कर्नल बैरॉग तो चल बसे, लेकिन पूरे अंग्रेज़ों ने इस बात को फील किया कि बैरॉग के काम में कमी नहीं थी। देखो ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, उस टाइम पे इतने बढ़िया स्केल ना हो, कोई मापने में कसर रह गई, कुछ इंच का फासला रह गया, लेकिन उस कुछ इंच के फासले से उनको इतना मतलब फील हुआ कि ये काम परफेक्शन तक मैं कर सकता था और मेरी कमी रही, मैंने चीज़ों को ठीक नहीं किया। उन्होंने बेटा सुसाइड कर लिया। उसके बाद जब ये सुरंग बनकर तैयार हुई, काम तो होना ही था, किसी एक आदमी के जाने से काम तो रुकता नहीं, काम तो हुआ और ये सुरंग बनी 1.14 किलोमीटर की। फिर इनको इज्जत, सब लोगों ने, अंग्रेजों ने बड़ा रिस्पेक्ट दी इनको कि यार कितना ग्रेट आदमी था कि काम की गलती को उसने दिल पे इतना लगा लिया, मतलब वो काम को कितने मन से कर रहा होगा, तो बाकी सारा काम तो बढ़िया किया ही था। तो कर्नल बैरॉग के नाम पर ही इसका नाम आज तक कर्नल बैरॉग सुरंग है। तो जो ये ट्रैक है ना हमारा कालका शिमला वाला, ये 5 साल में पूरा किया, 96 किलोमीटर का था। 1896 में इस पे कागजों पे काम शुरू किया था किन्नौर हिमाचल प्रदेश में बैठ के, 5 साल में 98 में स्टार्ट किया, 1903 में बन गया। सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या बताया मैंने आपको, कर्नल बैरॉग सुरंग, कितनी 1.14 किलोमीटर। ठीक है, ये नैरो गेज की बातें हैं। अब जब ये चल रहा था ना तो इसकी जो ट्रेन चली उसको भी नाम देना पड़ा, क्योंकि जब आपने ब्लैक ब्यूटी नाम दिया, जब आपने नाम दिया ये अपना सिंध सुल्तान साहिब नाम दिया, जब आपने फेरी क्वीन नाम दिया, जब आपने ड्यूक नाम का इंजन दिया, तो फिर इसका भी नाम रखना पड़ेगा ना। इसका नाम रखा, ये ताज की तरह है, पहाड़ सिर पे, मतलब सिर के तरफ मानते हैं ना पहाड़ों को, तो इसका नाम रखा गया क्राउन ज्वेल। क्राउन मतलब ताज बेटा, तो क्राउन ज्वेल, ज्वेलरी होती है ना भाई, कीमती बेशकीमती चीज़ें, ज्वेलरी, तो ऐसे ही इसका नाम पड़ा क्राउन ज्वेल। अब एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ जाएगा
3 इंजन देश की पहली ट्रेन को जो लेकर चले थे, उनमें 2, 3 और 4 अक्षर का नाम था। सिंध साहिब सुल्तान, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। वो वहाँ खत्म हो गई ब्रॉड गेज। मीटर गेज हरियाणा में पहली, देश में पहली और वर्ल्ड में पहली थी हमारे हरियाणा में। दिल्ली से रेवाड़ी फर्रुखनगर रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का कारण था नमक ढोने का काम। और वो जो ट्रेन चली थी वो देश दुनिया और हमारी भी पहली थी, मीटर गेज 1 मीटर पर। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, उसका इंजन क्या था, ड्यूब नाम का, DUBE। रेवाड़ी में ही लोको शेड बना हुआ था, 1893 में बना। ट्रेन चली थी 1873 में 14 फरवरी को, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है उस दिन 1873 में। फिर उसके 20 साल बाद जाके वो लोको शेड बना दिया और अभी हमारे सामने 2000 के बाद उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उस म्यूजियम में दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग कंडीशन का इंजन खड़ा है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम था उसका? सुंदर नाम था, फेरी क्वीन। तो परी और रानी ये नाम था। और हमारे हरियाणा में मैंने सारी चीजें साथ साथ आपको बता ही दी हैं, ठीक है। अब हम कालका की बात करें तो कालका वाले का नाम क्या रखा गया, क्राउन ज्वेल। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 96 किलोमीटर। कितने स्टेशन इसके बीच में आते हैं, 18। और कितनी सुरंग आती है, 103। और उन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग का नाम है कर्नल बैरॉग। कितने किलोमीटर की, 1.14। ठीक है, ये 3 तरह के मैंने आपको गेज बता दी। थोड़ी सी बातें मैंने आपको हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट साथ साथ में बता दी। रेल का टॉपिक बेटा 2 दिन का टॉपिक है, शॉर्ट में बहुत करेंगे तो फिर ट्रैक्स नहीं बता पाऊंगी। आज का टारगेट था ये सारे फैक्ट्स बताना। तो अब कोई आपसे पूछे कि ब्रॉड गेज तो 1.67 मीटर, कहाँ चली, मुंबई से थाने, 14 किलोमीटर, ये 34 किलोमीटर। और इसमें 1400 यात्री थे। इसके 3 डब्बे थे, रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 3 इंजन थे, डब्बे बोल दिए मैंने, इंजन। फिर आपसे पूछे मीटर तो अपना नाम याद रखना। अपने वाली का इंजन का नाम था ड्यूक। अपने यहीं लोको शेड है वो, जो म्यूजियम के रूप में काम करता है, और वहीं खड़ी हुई है फेरी क्वीन। अगर पूछें वो सबसे पुरानी नैरो गेज 0.76 वाली, तो वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की है, लेकिन हमारे यहाँ भी चली थी। हमारे यहाँ कौन सी चली, क्राउन, क्राउन ना ताज, क्राउन ज्वेल नाम की। 1898 में प्रॉपर काम स्टार्ट हुआ, प्लानिंग हुई थी 1896 में। 1896 के 3 इंपॉर्टेंट काम, आधुनिक ओलंपिक, दुनिया के सबसे बड़े गेम्स के इवेंट, सबसे बड़े प्राइज जिसके नाम पर मिलते हैं उस आदमी की डेथ, यानी अल्फ्रेड नोबेल की डेथ, जो स्वीडन का था। और हमारे हरियाणा का और शिमला को जोड़ने के लिए वो जो ट्रैक बिछाया जाना था, उसकी कागजों में बातचीत हुई, जैसे मैपिंग और ये सब होती है ना। फिर 1898 से 1903 यानी 5 साल तक उस पर काम हुआ। इन 5 सालों में 96 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक बिछाया गया और पहाड़ों को काट काट के सुरंगें बनाई गई। 18 उसमें स्टेशंस आते हैं, 103 सुरंगें हैं, और सबसे लंबी सुरंग मैंने आपको बताया कर्नल बैरॉग। तो ये सारे आंकड़े हैं, आपको याद रखने हैं। किताब पढ़े बिना काम नहीं चलेगा बेटा, सिर्फ सुनने से कभी चीज़ें याद नहीं रहती। जिसको भी तैयारी करनी है उसको किताब लेनी चाहिए। कोई भी किताब ले लो, NCERT या SCERT कोई किताब नहीं छापता, सब टीचर्स ने ही लिखी हैं किताबें, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक किताब थी ही नहीं। हरियाणा जी के कभी सब्जेक्ट एज सच था नहीं। ये तो जब बीजेपी की सरकार पहले टेन्योर में आई तो इन्होंने कहा हम पेपर लेंगे, और पेपर लेंगे तो हरियाणा जी के पूछेंगे, क्योंकि हर स्टेट अपनी जी के पूछती है। राजस्थान में राजस्थान जी के आती है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जी के आती है, यूपी में यूपी जी के, बिहार जी के। तो हरियाणा जी के भी नया सब्जेक्ट हुआ। अब नया सब्जेक्ट हुआ तो कोई ऑथेंटिक किताब नहीं थी, तो जगह जगह से जानकारी जुटा के सब टीचर्स ने, बातें बेटा बदल नहीं सकती ना। अब 1896 है अगर प्लानिंग, तो 1896 ही सबने लिखी है। 1898 से 1903 तो सबने वही लिखा है। स्टेशंस हैं या बैरॉग है, ये सब सबने लिखा है। तो जो भी किताब तुम्हारे पास हो उसको पढ़ लेना, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, कल इसका बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। आज मैंने सारे आंकड़े आपको बताए, कल रेलवे ट्रैक्स में आपको बता दूंगी, ठीक है। अब जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारा कोचिंग सेंटर है ICS कोचिंग सेंटर। ये पूरे हरियाणा के लगभग सब शहरों में है, और आपके गांव में जहाँ भी आप ये क्लास ले रहे हैं, आपके आसपास किसी न किसी तहसील में, किसी न किसी ज़िले में, जहाँ भी आप बैठे हैं ये मिल जाएगा। जो हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ हमारी ब्रांचेज़ हैं, और इन दिल्ली में भी, और इन ब्रांचेज़ में जाके आप पढ़ सकते हैं। ICS कोचिंग तक जो नहीं पहुँच सकता, किसी के घर में अगर बहुत प्रॉब्लम है, इशू है, कोई बहुत छोटा बच्चा है, कोई घर में बीमार है, या बहुत ही ज़्यादा किल्लत है कि किराए के पैसे भी नहीं दिए जा सकते, तो फिर वो लोग ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस पढ़ सकते हैं। जिसकी इच्छा हो नौकरी लगने की, जिसका इंटरेस्ट हो, वो जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, और इस एप्लीकेशन पे टाइम टू टाइम बहुत बार अलग अलग बैचेस, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग टाइम पर लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में जो चाहता है जुड़ना, उसको मैं बता दूं, 1 ईयर का पूरा एक बैच
3000 रुपये की फ़ी में इसमें सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, चाहे वो CET का हो, HTAT का हो, वो कोई भी एग्ज़ाम आपका आए, पुलिस का, टीचिंग का, क्लर्क का, ग्रुप डी का, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे इन सब की तैयारी के लिए आप इस पर जुड़ सकते हैं। और इसमें स्पेशल बैचेस भी चलते रहते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल में एक बैच चला हुआ है CET का क्रैश कोर्स सिर्फ उस बच्चे को लेना चाहिए जिसको पहले से बहुत कुछ आता है और वो सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करना चाहता है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं बच्चे, उसे क्रैश कोर्स कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स बहुत स्पीड से कराए जाते हैं, इसमें रिवीजन होती है। ये नहीं बताने के लिए होते कि ABCD क्या है, ये सिर्फ वो बातें बताने के लिए होते हैं कि आप जिनको भूल ना गए हो, जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो मैंने आज बताया ये तो बेसिक है बेटा सारा। क्रैश कोर्स में इतनी बेसिक बातें बताएंगे तो एक चैप्टर को पूरा करने में 10 दिन लग जाएंगे। क्रैश कोर्स रिवीजन, मैंने तो कितनी बार एक चीज़ को रिपीट किया, क्योंकि बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मैंने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो पहली बार ही देखते हैं ना क्लास को, और बहुत सारे बच्चे क्योंकि 2 साल से तो पेपर ही नहीं हुआ CET का, तो नए ही पढ़ रहे हैं, तो इतनी धीरे नहीं पढ़ाते। क्रैश कोर्स मतलब स्पीड से सिलेबस करना, ये उनके लिए बेस्ट है जो रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बच्चे सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ना चाहते हैं वो 500 रुपीज़ का, ये बहुत नॉमिनल सी फी है, CET का बैच ले सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों तरह की क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड से फ़ायदा ये होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाते हैं। लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं आप, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। तो ये 500 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस हैं आपके लिए, जिसका टारगेट सिर्फ 2-3 महीने वाला पढ़ना है। जिस बच्चे का टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए बेस्ट है 1 ईयर का बैच लेना, क्योंकि इसमें जितने एग्जाम आते जाएंगे उन सब की तैयारी चलती जाएगी। जिस बच्चे को CET प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन नहीं करना क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं हो, पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए बेस्ट है 9 से 4 का स्पेशल बैच चला हुआ है। और ये बैच चला हुआ है CET का स्पेशल बैच। ये टारगेट रख के किया है कि इसको 2 महीने में मैक्सिमम चीज़ों में से निकाल देंगे, और इसमें से मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये टाइम बेटा पढ़ने का है। कोई टाइम होता है कि 3-4 घंटे पढ़ो, बस पढ़ाई से जुड़े रहो, लेकिन ये टाइम सिर्फ जुड़ने का नहीं है, ये टाइम बाकायदा पढ़ने का है और बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई को देने का है। अब वैसे भी पढ़ने का मौसम है, ये नवंबर दिसंबर बेसिकली पढ़ने के मौसम में आते हैं। जैसे जनवरी में ज़्यादा ठंड होती है, रज़ाई प्यारी लगती है। नवंबर में इतनी ठंड भी नहीं है कि रज़ाई में घुसना पड़े, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि आप बेचैनी फील करें या आपको अनईजी फील हो। ये बेस्ट मौसम है पढ़ाई करने का। इसमें 10 घंटे बैठ के भी बच्चा पढ़ सकता है। एक बार पेट भरा, अपना फ्री हुआ दिमाग से और फिर पढ़ने बैठ गया। तो ये बैच बेस्ट बैच है फिलहाल में, जो CET का स्पेशल बैच है। जो स्टूडेंट 3000 वाले बैच में रहेंगे उन्हें ये मिलेगा, उन्हें ये CET का रिवीजन वाला बैच भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी की ज़रूरत नहीं है कि ज़ीरो से फिर पढ़ना है, मैंने 50-70% कोर्स कर रखा है, मुझे सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए, तो फिर उसको ये 500 वाला CET का क्रैश कोर्स बेस्ट है। ठीक है। HTAT के फॉर्म्स भी आप जानते हैं 4 तारीख से हो गया है काम शुरू इन पे। HTAT का बैच भी आप ले सकते हैं, ये महज 400 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये स्पेशल HTAT का बैच है। लेकिन HTAT में भी अगर किसी को बिल्कुल ही ज़ीरो से पढ़ना हो ना बेटा, तो उसको फिर चाहिए कि 1 ईयर वाला टारगेट बना के चले। HTAT का पेपर भी जल्दी होगा, CET का पेपर भी जल्दी होगा। अपना अपना टारगेट तुम्हें खुद सेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। जिसको सिर्फ रिवीजन करनी हो HTAT की, उनके लिए स्पेशल बैच है। जिसको सिर्फ CET की रिवीजन करनी हो, उनके लिए भी स्पेशल बैच है, ये वाला रिवीजन वाला। और जिसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना हो, CET की तैयारी करनी हो, बेस्ट है कोचिंग सेंटर पहुंचो, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का माहौल ज़्यादा अच्छा है। 9 से 4 तक जब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं ना, टीचर्स भी बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करा रहे हैं। और वहाँ रिवीजन नहीं हो रहा, वहाँ पढ़ाई प्लस रिवीजन, तो साथ साथ कई बार चीज़ों को रिवाइज टीचर वहीं खड़े खड़े करवा देते हैं। सबसे बढ़िया बैच है 9 से 4 का। जिसका इंटरेस्ट हो वो इसको ले सकता है, बाकी रिवीजन बढ़िया जिसको जैसी ज़रूरत है वैसी कर लेना। ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पर जो जुड़ना चाहते हैं उनको मैं नंबर दे देती हूँ। एक नंबर है 705 626 0000। एक हमारा नंबर है 98 1200 96 96। एक हमारा नंबर है 90 5300 6800। ठीक है। इन नंबर पे आप ऐप संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ऐप पे टाइम टू टाइम अलग अलग बैचेस, अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग बेटा सबको देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐप के भरोसे बैठना भी, देखो पर्सनल मैं कह रही हूँ, हमारा ही ऐप है, तब भी मैं ये कह रही हूँ अगर 2 में से एक को चुनना पड़े ना, एप्लीकेशन पे एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ना और एक क्लास में जाके पढ़ना, तो फार बेटर है क्लासरूम की पढ़ाई, क्योंकि क्लासरूम में आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। आप लाइव टीचर को देख के जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो
बहुत बार बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो आप बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से क्या सीख जाते हैं। वो जो कंपटीशन की फीलिंग है ना क्लास में, वो एक टेबल चेयर पे बैठ के अमूमन नहीं आ पाती। कोई रिवीजन कर रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो वो अकेले कर लेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है ना, उसको एक टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि वो टीचर की बातों को उस हिसाब से पकड़ ही नहीं पाता। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो 100% कोशिश करनी चाहिए एक अच्छा ग्रुप में रह के पढ़ें, ताकि कहीं कहीं अटके तो उसके अच्छे संगी साथी उसकी हेल्प भी कर सकें। क्लासरूम टीचिंग फार बेटर होती है इंडिविजुअल अपने पढ़ने से, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, और इतने साल की स्टडी करने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा बेहतर है ग्रुप में जाके, क्लास में जाके पढ़ना, उसका रिजल्ट हमेशा ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक है, फिर भी मजबूरी पता नहीं किसकी क्या हो बेटा, नहीं जा सकते, बहुत लोगों के अलग अलग घर में हालात होते हैं, वो फिर एप्लीकेशन से पढ़ ले। ऐप पे पढ़ने वाले बच्चे को ना खुद पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन जिस एज में आप लोग हैं बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। एक आपके फ़ोन पे एक कहीं से आपने देखा कि एक मैसेज आया, तुरंत से आपका जो है मन वहाँ जाएगा, आप फिर व्हाट्सएप पे लग गए, आपको पता ही नहीं चला, या आपने कोई नोटिफिकेशन देखा, आप वहाँ पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ऐसे ना व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे आपका घंटे 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 खराब हो जाते हैं, फिर आप फील करते हैं 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। तो उन चीज़ों से आप क्लास में बच सकते हैं। क्लास में जब आप सब देखते हैं सब पढ़ रहे हैं तो मुझे ही पढ़ लेना चाहिए, वो जो प्रतिस्पर्धा है ना, कंपटीशन, वो एक फीलिंग क्रिएट करता है अपने मन के अंदर कि यार सब पढ़ के आते हैं, मुझे नहीं आता, फिर अपने आप पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेनी हो तो ये नंबर है, और सबसे बेस्ट है अपना जाके पढ़ना। उसके लिए मैं एक नंबर बता देती हूँ, 90 5320 40। ये हमारा सोनीपत का हेडक्वार्टर का नंबर है। इस पे आप जो लाइव आके टीचर्स के पास क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये हमारे हेडक्वार्टर का है, नीचे हमारी ब्रांचेस हो सकता है, अपने नंबर भी यहाँ पे लिख रही हूँ, आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस के। ये एप्लीकेशन का बेस्ट है ब्रांच पे जाके पढ़ना, लेकिन अगर हालात नहीं हैं तो फिर एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। और बैचेस मैंने बता दिए, इस टाइम सबसे बेस्ट बैच है 9 से 4 का। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया बच्चे इस बैच में से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में से निकल जाएंगे। सुबह से 9 बजे से और 4 बजे तक डबल क्लास मैं लेती हूँ इसमें, एक हरियाणा जीके की और एक जीके की, और 2 क्लासेस इसमें सुनील सर लेते हैं जीके की, यानी इस पे जीके पे बहुत फोकस कर रहे हैं। डेली इसमें मैथ्स की 1 से सवा घंटे की क्लास है, इसमें डेली रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की क्लास है। इतने सारे सब्जेक्ट एक टेबल पर बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि 5-6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ना इतना आसान नहीं है। 2 दिन 4 दिन पढ़ा जाता है, उसके बाद अपने आप ध्यान डाइवर्ट होने लगता है। क्लासरूम में आ गए तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर वो कंपटीशन की फीलिंग आपको जबरदस्ती कहती है कि नहीं भैया पढ़ना है, ये सब मेरे कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। ये बेस्ट बैच है अगर आपको लेना है तो। स्पेशल बैच मैंने बता दिया, सिर्फ रिवीजन करना है, आप 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं, पिछली बार आप 1-2 नंबर से रह गए, तो रिवीजन का बैच बेस्ट है, नॉमिनल सी फी है। दूसरा एस्टेट का पढ़ना है, सिर्फ टीचिंग आपका टारगेट है और एस्टेट ही आपका टारगेट है, तो ये भी, ये क्रैश कोर्स है, इसमें ABCD नहीं है, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ये सारे नंबर्स मैंने आपको दे दिए। और बेटा मैं YouTube पे छोटे छोटे टॉपिक्स कराती रहूँगी, फिर भी मैं ये कहूँगी, हम कितनी भी कोशिश करें, कोई भी टीचर, जो सबसे बढ़िया पढ़ाई है ना बेटा, वो टीचर के बाद अपने आप किताब से भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि टीचर 100% अपनी तरफ से भी करा देगा तो भी कोई ना कोई कसर रह जाती है। किताब आपकी सबसे अच्छी संगी है, साथी हैं। किताब समझने में हेल्प कर सकता है टीचर, लेकिन फाइनली आपके सबसे ज़्यादा काम जो आएगी ना, वो बुक आएगी। तो बुक ज़रूर लीजिए, किसी की भी बुक पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब किताबें एक जैसी हैं। किताब से आपको चीज़ें ना तैयार होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। ठीक है, मॉर्निंग में तो क्लास में बैरॉग वाला बेटा, मॉर्निंग की क्लास में आज जो मैंने पढ़ाया था उसमें बहुत कुछ कराया था जो यहाँ नहीं कराया है। ऐसे कंपैरिजन करोगे तो कैसे काम चलेगा। कल मॉर्निंग में आप कोई बच्चे सुबह वाले होंगे, वो कह रहे हैं आपने सुबह बैरॉग वाला टॉपिक नहीं कराया। बैरॉग वाला टॉपिक कल कराऊंगी ना, मैंने आज कहाँ पढ़ाया। मैंने तो आज जो क्लास में पढ़ाया वो तो सारे आपने ये समझाए थे ना, रेलवे जोन्स, रेलवे के मंडल, उनके हेडक्वार्टर्स, सारी चीज़ें वो बताई थी। ये अलग अलग टॉपिक हैं, रेल का एक टॉपिक मैंने अभी छुड़वा दिया है क्लास में। और ऐसे कंपैरिजन करोगे तो फंस जाओगे बेटा। टीचर को अगर 1000 बातें आती हैं तो वो कितनी कोशिश करेगा डिलीवर, उनमें से वो 800-900 ही करेगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में। खैर ये मैं क्लास में कराऊंगी, चिंता ना करें। ठीक है, क्रैश कोर्स अब परचेज करें बेटा। क्रैश कोर्स परचेज ही नहीं करना, जिसने पहले 1500 को लिया उसके में सारे बैचेस चले हुए हैं। जिसने 1500 रुपीज़ वाला बैच लिया था अभी 3-4 दिन दिवाली पे, उसके सारे ओपन होंगे। एक और प्रॉब्लम मैंने फेस की, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हमारा बैच नहीं। बेटा जिसके बैचेस चलने में दिक्कत आ रही है ना, आपको हमने नंबर दिए हैं, इन नंबर पर कॉल कर लीजिए। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना है। आपको ना जिसने 1500 वाले 3-4 दिन में बैच लिए थे,
उनको सब कुछ मिल गया। उनके फ़ोन में सीईटी का क्रैश कोर्स भी है, एस्टेट का क्रैश कोर्स भी है, उनमें मेरी एंशिएंट हिस्ट्री भी है, उनमें मेरी मॉडर्न हिस्ट्री भी है, वो सब कुछ खुलेगा। आपको पता नहीं चल रहा है अगर, तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, हाँ हमारी बुक भी है बेटा, हमारी बुक भी है। चलो आज इतनी बात करते हैं, मेरी 9 बजे क्लास भी है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उस क्लास में फिर से जुड़ते हैं और अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। इस नवंबर में ना मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर देंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री, ये एंशिएंट हिस्ट्री का हो, कंप्लीशन की तरफ चलेगी अब स्पीड, क्योंकि हमने 4 बेसिक जो टफ चैप्टर थे वो निपटा लिए हैं। और हरियाणा जी के जो इसके शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं ना, वो मैं क्लास में कराती रहूँगी। मैंने फिर वही कहा, किताब ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे मत रहना बेटा। चाहे मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये स्पष्ट बता रही हूँ, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे फेल हो जाओगे। अगर अच्छे मार्क्स लेने, यूट्यूब एक तरह से ना टीचर कैसा है बस ये बता सकता है, यूट्यूब आपकी 100% तैयारी नहीं करा सकता। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। पढ़ते रहो, अब पढ़ने का समय है बेटा, इस समय को मत गंवाना। 2025 तुम्हारी नौकरियों का साल साबित हो सकता है अगर तुमने अब 60-70 दिन जम के मेहनत कर ली तो। और अगर तुमने अब मेहनत नहीं की तो तुम 25 में हाथ मलते रहोगे, लोग फॉर्म भरेंगे और तुम सिर्फ कुढ़ोगे कि यार हम तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, काश हम फॉर्म भर पाते। तो वो काश हम फॉर्म भरवाते अगर नहीं चाहते ना करना, तो अब बहुत मेहनत कर लो बेटा। गुड नाइट, खुश रहो।